हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज का तीसरा पाठ लखनवी अंदाज के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं यशपाल। तो सबसे पहले हम यशपाल जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं यशपाल जी का जीवन परिचय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं सुप्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 अर्थात 1903 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल और माता का नाम प्रेम देवी था। फिरोजपुर से मैट्रिक अर्थात 10th क्लास प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए की शिक्षा ग्रहण की और वहीं उनकी मुलाकात भगत सिंह और सुखदेव से हुई। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी। इस महान साहित्यकार का निधन 26 दिसंबर 1976 अर्थात 1976 को हो गया था। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में हैं कहानी संग्रह हैं ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, दुलिया, धर्म युद्ध, फूलों का कुर्ता, ज्ञानदान, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, सच बोलने की भूल, उत्तमे की माँ आदि। निबंध संग्रह में न्याय का संघर्ष, बात बात में, चक्कर, कलब, देखा समझा आदि। उपन्यास झूठा सच, अमिता, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात आदि। संस्मरण थे सिंहावलोकन, गांधीवाद का शव, चिता। नाटक नशे नशे की बात, रूप की परख, गुड बाय, दर्द दिल। अब इनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। साहित्यकार यशपाल की रचनाओं पर मार्क्सवाद का प्रभाव देखने को मिलता। उनकी रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवाद शैली में के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनके रचनाएं मुखर हैं। अब भाषा शैली। यशपाल जी की भाषा में स्वाभाविकता, सजीवता तथा रचनात्मक विशेषता है। उनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं पात्रानुकूल तथा भावाभिव्यक्ति से समर्थ है। उनकी शैली वर्णनात्मक, संवाद प्रधान तथा प्रभावपूर्ण है। भावों के प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने किया है, जो हम उनके लिखित पाठ लखनवी अंदाज में देख सकते हैं। अब हम लखनवी अंदाज पाठ का सार पढ़ेंगे। लखनवी अंदाज नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ऐसे नवाब को वर्ण विषय बनाया है जो लेखक के समक्ष अपनी नवाबी का प्रदर्शन करते हुए खीरे की फांकों को खाने की जगह सूंघ कर रस का स्वाद करते हैं और सूंघते हुए खीरे की एक एक फांक को खिड़की के बाहर फेंकते चले जाते हैं। ऐसा करने के बाद वे डकार लेते हैं इस तरह से कि जैसे वो उनसे छक गए हों। उनके इस व्यवहार से लेखक सोचता है कि इस तरह के बिना घटना, विचार और पात्रों की नई कहानी भी लिखी जा सकती है। अब लेखक बताते हैं कि लेखक अपनी मितव्ययी यानी कम खर्च करने वाले प्रवृत्ति के कारण सेकंड क्लास में यात्रा नहीं करना चाह रहा था। फिर यह सोचकर कि भीड़ से बच जाएगा, कहानी के संबंध में भी
सोच सकेगा, उसे प्राकृतिक दृश्य खिड़की से देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए सेकंड क्लास का टिकट वो ले लेते हैं। गाड़ी छूट रही थी। लेखक भागकर सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ जाते हैं। लेखक का ये अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा, अर्थात जो सेकंड क्लास का डब्बा उसमें कोई नहीं होगा। लेकिन जैसा लेखक ने सोचा था वैसा नहीं था। उसमें पहले से ही एक बर्थ यानी सीट, जो रेलवे डिब्बे की सीट होती है, लखनऊ के नवाबी अंदाज में एक सफ़ेद पोश सज्जन पालथी मारे बैठे थे। पालथी मार अर्थात पैर फोल्ड करके वो बैठे थे, जिनके सामने तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक का सहसा अचानक लेखक का आ जाना उसे अच्छा नहीं लगता। तो नवाब साहब ने लेखक के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई और वे लेखक से भी परिचय करने का प्रयास नहीं किया लेखक ने भी उनके साथ, क्योंकि उन्होंने जब नवाब साहब ने उसको अनदेखा कर दिया तो लेखक क्यों उसके साथ उसी तरफ देखे, तो उन्होंने भी अनदेखा कर दिया और वो आराम से अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। उधर नवाब साहब भी बार बार अपना जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं लग रहा था उनको, लेखक का उनके सामने आकर बैठना, लेकिन फिर भी क्या कर सकते थे वो। तो लेखक सामने बैठे नवाब साहब के बारे में सोचने लग जाते हैं कि नवाब साहब ने किफ़ायत की दृष्टि से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। जब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि कोई सेकंड क्लास में सफ़र करता हुआ उन्हें देखे। सफ़र का वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे और लगता है अब उन्हें किसी के सामने खीरा खाने में संकोच हो रहा होगा। नवाब साहब फिर खिड़की से बाहर देखने लगे थे और स्थिति पर विचार करने लगे थे। अचानक उनके भाव में परिवर्तन होता है। लेखक ने खीरे को शौक फरमाने के लिए कहा था, कहा भी खीरे खाओगे? तो लेखक को नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा और लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि किबला शौक फरमाइएगा, और कहा भी आप ही खाइए, मैं तो नहीं खा रहा। क्योंकि जब लेखक को तभी अच्छा नहीं लगा था कि अगर वो जात पहचान करते, तो मैं डब्बे में आया था, जैसे मैं भाग कर चढ़ा था, मैं आया था तो थोड़ा बहुत हालचाल पूछते, हाय हेलो तो होती, लेकिन उन्होंने जब नज़रअंदाज ही कर दिया तो लेखक ने भी अपना आत्मसम्मान को ठेस पहुँची थी, इसलिए उसने भी दोबारा उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। नवाब साहब कुछ और देर खिड़की के बाहर देखकर कुछ निश्चय कर नीचे रखे पानी के लोटे से खीरे को धोए और तौलिए से पोंछा और फिर जेब से एक चाकू निकाला और उसने फिर जो खीरे का जो सिरा था उसको काटने के बाद चाकू से थोड़ा सा छेद किया और फिर उसको मसल कर उसके जो झाग थे, जो कड़वापन था, वो निकाल दिया और फिर धीरे धीरे उसकी जो है छीला और छीलने के बाद उसकी फांके काट दी और तौलिए पर सजा दिया। और नवाब साहब ने फाकों के ऊपर थोड़ा सा जीरा और नमक लाल मिर्च बुरका दी थी, यानी कि छिड़क दिए थे। और लेखक उसकी भाव भंगिमा को कि जैसे जैसे वो कर रहे थे उसको देख रहे थे और लेखक को स्पष्ट हो रहा था कि नवाब साहब के मुंह में खीरे के रस का स्वाद की कल्पना से पानी आ गया है। एक बार नवाब साहब ने फिर लेखक की ओर देखा और कहा, वल्लाह शौक फरमाइए, तो लखनऊ का बालम खीरा है। तो उसने कहा कि क्या आप ये खीरा खाना पसंद करेंगे, क्योंकि लखनऊ का सबसे अच्छा खीरा है। नमक मिर्च छिड़के दिए जाने पर ताज़े खीरे पर जो पानी सा आ गया था तो लेखक के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन पहले पूछने पर लेखक ने जब मना कर दिया तो इसीलिए कुछ सोचकर उन्होंने अपने आत्मसम्मान रखते हुए शुक्रिया अर्थात थैंक यू कहकर, नो थैंक यू कहकर, मेरी मैदा ज़रा कमज़ोर, अर्थात मेरा जो है थोड़ा सा कमज़ोर, पेट मेरा जो है थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, तो आप इसे खा लीजिए। और फिर नवाब साहब ने नमक मिर्च लगी जो खीरे की फांकों को एक बार फिर देखा और फिर बाहर खिड़की की तरफ देखा और खिड़की की तरफ देखने के बाद उसने कि खीरा खाने में शर्म से महसूस हो रही थी और सोचा अगर मैं खीरा खाऊंगा तो ये मुझे क्या कहेंगे। इसीलिए वो क्या करते हैं कि खीरे की फांक को सूंघते हैं और सूंघने के बाद वो बाहर खिड़की से गिराते चले जाते हैं और धीरे धीरे एक एक फांक को उठाया
बड़े तहज़ीब से सूंघा और सूंघने के बाद उसने खिड़की से बाहर खीरे को फेंक दिया। फेंकने के पश्चात और फिर उसके बाद फेंक दी और फिर उसके बाद हाथ पहुँचे और इस तरीके से डकार ली कि जैसे कि उन्होंने खीरा खा लिया है और खीरा खाने के पश्चात उनका पेट भर गया है। और फिर कहते हैं कि खीरा तो बहुत लजीज था, अर्थात बहुत ही स्वाद था। और यह तो वही बात है कि थोड़ा सा भारी होता है और पेट को भी थोड़ा सा भारी बना जाता है। तब लेखक ने सोचा और उसे कहानी लिखने की प्रेरणा मिल जाती कि नवाब साहब की डकार से लेखक के जो ज्ञान चक्षु जो शब्द आया है पाठ में, मैं जब आपको एक्सप्लेन करूँ तब इसके बारे में एक शब्द क्या एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगी कि वो ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने की डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना या पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो कहने का अर्थ ये था लेखक का कि अगर पात्र नहीं है, घटना नहीं है हुई है, तब भी लेखक कोई ना कोई अपनी कल्पना के माध्यम से या फिर किसी न किसी व्यक्ति को देखकर ऐसी कहानियाँ लिख सकता है। तो ये था लखनवी अंदाज पाठ का सार और लेखक परिचय। अब हम अगली वीडियो में लखनवी अंदाज पाठ के शब्द अर्थ सहित व्याख्या करेंगे। तो आशा है कि ये जो लखनवी अंदाज पाठ का सार है और लेख परिचय आपको समझ आ गया होगा।